तो और आज बात करेंगे मॉनसून की, जहां पर कल ऑनसेट तो हो चुका है, लेकिन प्रोग्रेस कैसी है इस पर करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे रुपए पे, जहां पर आज कुछ बढ़त देखने को मिली है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में रेपो रेट अनचेंज है ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, लेकिन काफ़ी सारे मेजर्स यहां पर आरबीआई ने ओपन अप किए हैं। एफआई इनफ्लोज के लिहाज से कितना इनफ्लोज हम होता हुआ देख पाएंगे, किस तरह का रुपये का सपोर्ट होगा, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही साथ बॉन्ड मार्केट्स में जिस तरह से यहाँ पर टैक्स अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जहां पर एफआईज को ना तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स देने हैं, विदहोल्डिंग टैक्स जो 20% का है इंटरेस्ट पर, वो भी यहां पर रिट्रीट कर लिया गया है। इसका क्या असर होगा, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ स्काईमेड के जीपी शर्मा हैं, टीपी ग्लोबल वेल्थ के सीनियर फंड मैनेजर राहुल गुप्ता एंड कोटक सिक्योरिटीज से कायनात चैनवाला। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और आरबीआई से ही शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं। राहुल, जिस तरह से हमने यहाँ पर स्टेटमेंट्स आते हुए देखी हैं, पहले तो रुपए को लेकर आप किस तरह का इम्पैक्ट आता हुआ देखते हैं, क्योंकि फॉरेक्स मेजर्स पर भी आरबीआई ने यहाँ पर काफी कुछ कहा। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। यस, आरबीआई गवर्नर ने बहुत सारी चीजें क्लियर करी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहा कि हम कोई रुपये का बैंड देख नहीं रहे हैं या कोई रुपये का लेवल टारगेट नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो मार्केट को रीड करनी चाहिए। ऑफ कोर्स जो एफआईआईज के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, सेल, ट्रांसफर, उसके ऊपर से जो टैक्स हटाया है, उसके इमीडिएट इम्पैक्ट आपको रुपये में देखने मिल रहा है। जहां पे हमने आज की शुरुआती ट्रेड में 95, 67, 70 तक हम ट्रेड कर रहे थे रुपये में। अभी अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा एप्रिसिएशन ऑलरेडी हाफ रुपये का एप्रिसिएशन हो भी चुका है। हम 95-30 के स्तरों पे तो आ भी चुके हैं। आरबीआई गवर्नर ने बहुत क्लियर ये चीज करी, जो मेरे हिसाब से मार्केट के लिए बहुत सपोर्टिव है। क्या कभी भी कुछ डिसऑर्डरिंग अगर कंडक्ट हुआ मार्केट में तो वो इंटरवेन करेंगे, बट उसके बिना वो मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरवीन शायद नहीं करे, तो रुपये फ्रीली मूव कर सकता है जिस हिसाब से उसे करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज और क्लियर चीज उन्होंने कही। आई थिंक ये एफआईआई के लिए जो उन्होंने कट किया है, दैट शुड बी पॉजिटिव फॉर रुपये यहाँ से थोड़ा सा अप्रिशिएट होता हुआ मुझे दिख रहा है। 94 हाफ लेवल्स तक मुझे लगता है रुपये का एप्रिसिएशन हो जाएगा। एफआईआई को डेफिनेटली एक अच्छा पुश मिलेगा इसके वजह से इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है अभी रुपये एक रेंज में चला जाएगा, 94 और 96 के लेवल में ये झूलता रहेगा काफी टाइम तक। बट इमीडिएट अगर आप मेरे को पूछे तो 94 के नीचे तो एटलीस्ट अभी नहीं लग रहा, बट 94 तक की राहत आ सकती है। राहुल, जैसे आपने कहा 94 और 96 के बीच में यहाँ पर रुपया रह सकता है। यहाँ से अगर मूव्स की बात की जाए नियर टर्म में, लॉन्गर टर्म में, तो जिस तरह के 100 के लेवल्स लोग यहाँ पर बोल रहे थे, आपको लगता है वो आउट ऑफ बाउंड्स है, वो नहीं होगा? नहीं मनीषा, हम उसे रूल आउट नहीं कर सकते। जिस हिसाब से वेस्टर्न एरियाज में जो अभी भी टेंशन चल रहा है, जहां कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को लेके अभी भी जो चिंता है, हम उसे रूल आउट नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली शायद वो 3 महीने 6 महीने के लिए पोस्टपोन हो गया है। इवेंचुअली रुपये विल हैज टू गो अप एंड 100 रुपये तक हम हो ही जाएंगे। हम उसे कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते जब तक वेस्ट के टेंशन सॉल्व नहीं हो। इन्फ्लेशन जितना एलिवेटेड रहेगा, आज डेफिनेटली आरबीआई गवर्नर ने कहा है क्या इमीडिएटली रेट हाइक की हमें जरूरत नहीं है, इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा एज ऑफ नाउ इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। बट जितना ये वॉर कंटिन्यू रहेगा, उतना धीरे धीरे करके इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आएगा और उतना रुपये इवेंचुअली डिप्रिशिएट होगा ही। जिस तरह से हमने यहाँ पर बाजार खुलते हुए देखा है, इरादा टैक्सेस यहाँ पर टेक बैक किए गए हैं बॉन्ड्स के लिहाज से, G-Secs के लिए किया है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए नहीं किया है, वो एक तरीके से नेगेटिव देखता है बाजार यहाँ पर। आप कैसे रीड करते हैं? स्टेप बाय स्टेप आई थिंक आरबीआई करना चाहता है। वो देखना चाहता है कि पहले इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, कितना इसके ऊपर से मार्केट में रिएक्शन आता है, कितने इनफ्लोज के फिगर्स रहते हैं। लास्ट 11 महीने का अगर एवरेज में बात करें तो 20,000 करोड़ का सेलिंग रहा है एफआईआई का ओवरऑल मार्केट्स में। तो 1-2 महीने के डेटा के बाद शायद जैसे बाय मंथली वीकली आरबीआई पॉलिसी होती है, शायद नेक्स्ट पॉलिसी तक वो देखना चाहें इसका कितना मार्केट में इम्पैक्ट है, और उसके बाद शायद डिसीजन ले। ऑल आउट अभी डिसीजन ना लेते हुए शायद उन्होंने स्टैगर्ड मैनर में लेने का विचार बनाया हो। मिस्टर शर्मा, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आईएमडी ने कल यहाँ पर ऑनसेट अनाउंस कर दिया है। यहाँ से आप कैसे देखते हैं बारिश सदर्न इंडिया में और प्रोग्रेस कैसी नजर आती है? धन्यवाद मनीषा। देखिए, करीब करीब समय पे ही मॉनसून का ऑनसेट तो हो गया, 4 तारीख को हुआ, तो कोई विशेष तो ऐसा देरी नहीं है इसमें।
जो ऑनसेट जिस तरह का होना चाहिए वो शायद अभी भी नहीं है और आने वाले दिनों में भी वो हम शायद ना देख पाएँ। ज़्यादातर अभी तक कोई भी जो मानसून को लाने के लिए मानसून सिस्टम जो ट्रिगर का काम करते हैं, चाहे वो बंगाल की खाड़ी के हों, चाहे वो अरब सागर के हों, ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी से ही आगे बढ़ता है मानसून। हालाँकि केरल में मानसून आने के लिए अरब सागर की तरफ से ही पुश मिलता है और वो पुश अपने जो मानसून है, उसकी इंटरनल एनर्जी जो है, उसके अपने दम पे ही ऑनसेट हुआ है। कोई भी एक्सटर्नल पुश नहीं है। तो उसके चलते जो विशेषकर जो बारिश होगी मानसून की वो तटवर्ती क्षेत्रों में केरल की बात करें, उसके ऊपर कोस्टल कर्नाटक की बात तटवर्ती क्षेत्र जो कर्नाटक है उसमें और उसके साथ-साथ आगे बढ़ते हुए शायद कोंकण तट भी। लेकिन भीतरी भागों में चाहे तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, भीतरी भाग जो कर्नाटक की बात करें, उनमें ज़्यादातर पैटर्न अभी भी प्री मानसून टाइप ही रहेगा और उसमें मानसून आने के लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें कोई ना कोई सिस्टम ज़रूर बने, जिसकी अभी संभावना नहीं दिख रही है बंगाल की खाड़ी में। तो उसके तो चलते अभी वर्षा अच्छी हुई है, जो कोस्ट लाइन पे वर्षा हुई है, भारी वर्षा हुई है, केरल में हुई है, कोस्टल कर्नाटक में भी हुई है, लेकिन जो मानसून की मिस्टर वर्षा शर्मा भीतरी भागों में जिसकी ज़रूरत जी होती है, वो नहीं मिस्टर हुई है। शर्मा, तो ये मान के चलें कि प्रोग्रेस यहाँ से डिलेड होने वाली है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अगर केरला और तमिलनाडु जहाँ पर ऑनसेट डिक्लेयर हो गया है वहाँ ही इंटरनल एरियाज में बारिश नहीं है, तो प्रोग्रेस डिलेड है। देखिए उसका प्रोग्रेस पे ज़रूर असर पड़ता है। अपने दम पे अगर मानसून चलता है तो वो हफ्ता भर, हफ्ता 8-10 दिन तक तो ज़रूर चल सकता है और होगा भी ऐसा ही। पश्चिमी जो तट है, वेस्टर्न घाट्स हैं, उसके साथ-साथ ज़रूर मानसून आगे बढ़ेगा। इवन मुंबई समेत भी आपके वर्षा कुछ-कुछ क्षेत्रों में हो भी रही है प्री मानसून की, होगी भी, आने वाले दिनों में भी होगी। लेकिन जो जो उसका 5 तारीख तक तो वैसे मानसून सामान्य तिथि के मुताबिक पूरे केरल में, काफ़ी सारे कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश के काफ़ी हिस्से, पूर्वोत्तर भारत में, ये सभी जगह तक कवर हो जाता है 5 तारीख तक, जो कि आज के दिन में नहीं है। हालाँकि ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, जैसा मैंने रिपीट कर रहा हूँ कि बंगाल की खाड़ी में जब तक बंगाल की खाड़ी में अगर सिस्टम नहीं बनते हैं, तो शुरुआती दिनों के साथ 8-10 दिनों के बाद मानसून के स्टॉल हो जाने की संभावना बनी रहती है, जो कि हो सकता है ऐसे ही, अगर कोई नहीं है तो ऐसे ही आसार बनेंगे। देखिए पूर्वोत्तर में बारिश हो रही है, वो पहले से हो रही है, अभी भी हो रही है। मानसून कभी भी वहाँ पे डिक्लेयर किया जा सकता है। तटवर्ती क्षेत्रों में आगे हो सकता है, कोंकण रीजन तक, गोवा तक, उसके बाद नॉर्थ में भी मानसून की लाइन जो नॉर्दर्न लिफ्ट मानसून है हो जाएगी। लेकिन ज़्यादातर कंसर्न ये है कि भीतरी भागों में, तमिलनाडु से भी आगे भीतरी भागों में, महाराष्ट्र के क्षेत्रों तक, इधर उड़ीसा की बात करें, वहाँ बिहार वगैरह, इन स्थानों पर मानसून के आने का हमेशा ही लगातार संशय बना रहता है और अभी इस बार भी मुझे ऐसा ही लग रहा है, इनिशियल एडवांसमेंट के बाद हो सकता है उसमें थोड़ी अड़चन आ जाएगी। जी। यूजली हम दिन काउंट करते हैं मिस्टर शर्मा कि हाँ, अगर 4 तारीख को जून में हुआ, केरला में हुआ है, तो 14-15 तक यहाँ पर मुंबई में पहुंच जाएगा। वो 8-10 दिन का लोग यहाँ पर, आई मीन ऑफ कोर्स वो एक मैप भी है यहाँ पर। आपको लगता है वो मैप इस बार शुरुआत ही थोड़ी सी स्लो हुई है, आगे थोड़ी और स्लो रह सकता है? जहाँ तक मुंबई का सवाल है, वेस्टर्न कोस्ट का सवाल है, यहाँ पे प्री मानसून की बारिश भी होगी और मुंबई में सामान्य तिथि आने की जो 11 जून है, 11 जून ना से ही 2-3 दिन को देरी के साथ मानसून ज़रूर मुंबई में भी लगभग समय पे आने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन मानसून से आने से पहले, जैसे मुंबई में भारी बारिश होती है और ऑनसेट होने से पहले भी 1 आध दिन पहले, उस तरह की परिस्थिति शायद अभी तक ना बने। अच्छी वर्षा जो मुंबई या उसके आस-पास के क्षेत्रों में है, मेरा अनुमान है कि 13-14, 15 तारीख के आसपास ही उस तरह की टिपिकल जो मुंबई रेन होती है वो तभी हो पाएगी, उससे पहले वो नहीं होगी। और जो पूर्वी तट है, जिसमें कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ये वाले क्षेत्र हैं, इसमें थोड़ा स्लो रहेगा। इसमें मानसून आगे ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। पश्चिमी तट पर जो है वो आगे मानसून बढ़ जाएगा। दिक्कत आएगी जब तक हम गुजरात में पहुँचना है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में पहुँचना है, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत में बिहार, बंगाल और इन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में पहुँचना है, वहाँ दिक्कत आएगी। तो उसके लिए अभी इस वक़्त तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सिस्टम अगर मानसून के समय पर नहीं बनते हैं बंगाल की खाड़ी में,
तो संभावना अभी भी रहेगी कि 10-15 तारीख के आसपास जाके एक मानसून के थोड़ा कमजोर भी पड़ जाने की और कोई इसमें आश्चर्य की बात न हो, कुछ दिनों के लिए स्टॉल हो जाने की संभावना बाकायदा बनी रहेगी।